नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, सामाजिक विज्ञान आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 में अर्थशास्त्र में पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्धनता क्या है। आपने अपने आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पेट भर खाना नहीं मिलता है तथा उनके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः हम निर्धनता की श्रेणी में रखते हैं। तो निर्धनता का अर्थ है अभावग्रस्तता, वह चाहे भोजन की हो, वह चाहे आपके रोजगार की हो, वह चाहे आवास की हो। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार निर्धन है या नहीं? इसके लिए हम निर्धनता के सूचकों के बारे में जानेंगे। निर्धनता का पहला सूचक है भूमिहीनता। ग्रामीण क्षेत्रों में वे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है वह अधिकांशतः निर्धन वर्ग में आते हैं। दूसरा है बेरोजगारी। यदि व्यक्ति के पास में कोई भी आजीविका का साधन नहीं है, वह पैसे नहीं कमाता है, तो यह बहुत अधिक प्रतिशतता मिलती है कि वह व्यक्ति गरीब या निर्धन हो। फिर अगला है परिवार का आकार। यदि परिवार का आकार बहुत बड़ा है, उस परिवार में 8 या 10 सदस्य हैं, तो वह परिवार सामान्यतः गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है। इसको आप उदाहरण से समझिए। एक परिवार, 2 परिवार हैं, दोनों ही परिवार लगभग 5,000 रुपये महीने के हिसाब से कमाते हैं। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, दूसरे परिवार में 10 सदस्य हैं। तो हम एक आकलन करते हैं, जिस परिवार में 4 सदस्य हैं वह 5,000 रुपये होने पर प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1,250 रुपये खर्च करता है। लेकिन जब दूसरा परिवार है जहां 10 लोग हैं तो वह प्रति मास 500 रुपये खर्च करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो परिवार आकार में बड़ा है वह निर्धन है। अगला है निरक्षरता। यदि व्यक्ति अनपढ़ है, उसके पास कोई भी शिक्षा नहीं है, तो वह निर्धनता में रहेगा क्योंकि उसके पास करने के लिए कार्य के अवसर बहुत कम होंगे। फिर है कुपोषण। यदि व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, वह प्रतिदिन अपना इतना भोजन नहीं पा रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। इसके पश्चात स्थान आता है असुरक्षा का, असहायता का। जो व्यक्ति असहाय है, वह शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, वह व्यक्ति सामान्यतः एक निर्धनता की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी परिवार में बाल श्रम है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे रोजगार में लगे हुए हैं, तो यह भी निर्धनता का ही एक सूचक हो सकता है। अब हम देखते हैं निर्धनता के सामाजिक पक्ष की। निर्धनता के सामाजिक पक्ष में हमारे सामने 2 नए शब्द आते हैं, सामाजिक अपवर्जना तथा असुरक्षा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामाजिक अपवर्जना क्या है। आप लोग देखते हैं जो व्यक्ति गरीब होते हैं वह शहर के या गांव के एक गंदे से एक अलग से हिस्से में रहते हैं। मोहल्ले का वह परिवार जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो बहुत सारे घरों में नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से गांव में या शहरों में जो लोग गरीब हैं वो बहुत सारी सामाजिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। क्योंकि वह गरीब हैं इसलिए वे अच्छी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में हम इसको सामाजिक अपवर्जना के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु है असुरक्षा। असुरक्षा का मतलब है जो व्यक्ति गरीब है वही सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। इसका अभिप्राय है यदि कोई आपदा आती है तो जो व्यक्ति पहले से ही गरीब है उसी के ऊपर अधिक संकट आते हैं। पिछले वर्ष से आप घरों में हैं, आप लोग कोरोना की महामारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पिछले साल न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आता था जो अपने शहरों को छोड़कर, जहाँ पे वह रोजगार करते थे, जहाँ पे वे पिछले 10, 15 या 20 सालों से जुटे हुए थे, वे वापस अपने गांव आ रहे थे।
क्योंकि शहरों में रोजगार बंद होने से उनके पास अपने भोजन की, अपने आवास की जो संकट थे वो फिर से खड़े हो गए। तो बहुत सारे लोग तो इतनी बुरी स्थिति में थे कि उनको पैदल ही घर आना पड़ा। यह स्थिति असुरक्षा को दिखाती है, अर्थात बाढ़ के समय, बारिश के समय, सूखे या महामारी के समय जो व्यक्ति निर्धन है वही सबसे ज़्यादा असुरक्षित होता है। अब हम बात करते हैं कौन व्यक्ति निर्धन है, हम इसका आकलन कैसे करें, क्योंकि सामान्यतः हम निर्धनता को एक तुलनात्मक रूप में देखते हैं। आप लोग जानते हैं भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, तो उनकी तुलना में सब गरीब हैं। आपके परिवार की स्थिति आपके कुछ पड़ोसियों से या कुछ रिश्तेदारों से अच्छी हो सकती है, कुछ से बुरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 4 कमरे हैं, आपके घर में मार्बल है और आपके प्रत्येक कमरे में कूलर है। तो आपकी गली में कोई ऐसा परिवार, ऐसा घर हो सकता है जहाँ पर 8 या 10 कमरे हों, घर में कूलर की जगह पर एसी लगे हों, तो आपका परिवार उस परिवार की तुलना में गरीब है। लेकिन कोई परिवार ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पर 4 कमरे नहीं हैं, केवल 2 या 1 ही कमरा है, वहाँ पे कूलर नहीं है, केवल 1 या 2 पंखे हैं, तो आप ऐसे परिवार की तुलना में अमीर हैं। लेकिन फिर भी सरकार कुछ आंकड़े रखती है, कुछ मानक रखती है, मापदंड रखती है, जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति को गरीब मानते हैं। तो वे मानक जिसके आधार पर सरकार किसी व्यक्ति को गरीब या अमीर मानती है या एक साधारण आय का व्यक्ति मानते हैं, हम उसको निर्धनता रेखा कहते हैं। निर्धनता रेखा का मापदंड क्या है? तो निर्धनता रेखा के लिए राष्ट्रीय प्रतिदृश्य सर्वेक्षण संगठन जो भारत में सर्वे करता है, उसने कुछ आंकड़े दिए हैं, उसने कुछ मापदंड किए हैं। ये मापदंड 2 हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले कैलोरी, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें कैलोरी मिलती है, उसके आधार पर सरकार एक आंकड़ा निकालती है कि व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। तो प्रतिदिन की कैलोरी के हिसाब से यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन से प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति गरीब है। वहीं शहरों में यह आंकड़ा 2100 है। तो आप सोचेंगे गांव में ज़्यादा, शहरों में कम क्यों? तो आप लोग ये जानते होंगे कि ग्रामीण जीवन में शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है। शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होने के कारण उन्हें अधिक भोजन की या अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। यह तो थी भोजन के ऊपर। दूसरा है आय के ऊपर। यदि किसी परिवार या कोई व्यक्ति प्रति मास गांव में 816 रुपये कमाता है, तो वह गरीब नहीं है। शहरों में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। यानी यदि एक व्यक्ति एक महीने में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये से कम कमाता है, तो वह गरीब है। वहीं शहरों में यदि एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति महीने से कम कमाता है, तो वह गरीब है। इसको यदि आप आंकड़ों में देखें तो यदि शहरों में एक व्यक्ति लगभग 33 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कमाता है, तो वह गरीब नहीं है, उससे नीचे पर वह गरीब है। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति यदि 33 रुपये कमा रहा है, तो वह अपने दिन भर का गुजारा कैसे कर पाएगा? पूरे दिन का खाना, वस्त्र, आवास, खाना बनाने के साधन, यदि वह बीमार होता है तो वो आवश्यकता की पूर्ति वह किस प्रकार करता होगा? अन्य वस्तुएं, शिक्षा या जो अन्य आवश्यक वस्तुएं होती हैं, वह तो उसके लिए विलासिता की चीज़ होती है। इतने कम आय स्तर पर भी भारत में लगभग 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जो अभी महामारी की वजह से आंकड़े आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि यह बढ़ चुके हैं और अब 25 से 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं स्थितियां कितनी विकट होती हैं एक गरीब व्यक्ति के लिए जो प्रतिदिन 33 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। अब हम बात करते हैं समाज में कौन कौन गरीब होते हैं, यानी
निर्धनता के लिए असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं। हम इसको समाज में 2-3 पक्षों में देखेंगे, गांव के पक्ष में, शहर के पक्ष में, उसके बाद में हमारे सामाजिक जातिगत पक्ष में और महिलाओं और स्त्रियों के पक्ष में। सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि श्रमिक होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास कृषि की भूमि नहीं है, वह दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं, वह साधारणतः निर्धनता रेखा से नीचे जीते हैं, यानी वे बहुत अधिक गरीब हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में जो लोग फेरी वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर ज़मीन पर बैठकर पर अपना रोजगार करते हैं, या दैनिक वेतन भोगी हैं, प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, प्रतिदिन पैसे कमाते हैं, साधारणतः वह लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अब हम बात करते हैं जातिगत आधार पर। तो यह अनुमान है कि भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनमें अधिकांश लोग SC यानी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से आते हैं। भारत में लगभग 40% अनुसूचित जातियों के तथा जनजातियों के लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसके बाद में OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग आते हैं। अब बात करते हैं हमारे लैंगिक आधार पर। तो एक जाति के आधार पर, एक आर्थिक आधार पर हम जिन व्यक्तियों को गरीब देखते हैं, एक गरीब परिवार में भी अलग अलग व्यक्ति गरीब हो सकते हैं अपने लिंग के आधार पर। एक परिवार जो गरीब है वह उनके संसाधनों में सबसे पहले अपने घर के पुरुषों की तथा लड़कों की आवश्यकता को पूरा करेंगे। उस घर की बच्चियां, महिलाएं तथा वृद्ध जो सुविधाएं वो जुटा पा रहे हैं बहुत मुश्किल से, उनको भी वे पूरा उपभोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए गरीबों में सबसे गरीब महिला, वृद्ध तथा बच्चियों को माना जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यों की। भारत में कौन कौन से राज्य गरीबी में आते हैं? तो हम इन राज्यों को 2 श्रेणियों में रखेंगे। सबसे पहले ऐसे राज्य जो अधिक गरीब हैं, तो इसमें पहले आता है बिहार, उड़ीसा। ये भारत के 2 सर्वाधिक निर्धनता वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी MP, UP का नंबर आता है, असम, छत्तीसगढ़, वे क्षेत्र हैं जो भारत में गरीबी रेखा से अधिक, इससे जो नीचे लोग हैं उनके आंकड़े राष्ट्रीय अनुपात यानी 22 से ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें गरीबी का स्तर नीचा है। तो इसमें अधिकांशतः जो राज्य आते हैं वो है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हमारी राजधानी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तथा उत्तर भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा। ये वे राज्य हैं जहां निर्धनता की जो प्रतिशतता है वह राष्ट्रीय अनुपात से कम है। अब हम बात करते हैं भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं।
तो सबसे पहला कारण है भारत में विदेशी शासन। आप लोग सभी जानते हैं भारत 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस औपनिवेशिक पराधीनता के काल में भारत बहुत अधिक गरीब हो गया। वह देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था वह निर्धनता के दायरे में आ गया। तो पहला कारण है हमारा गुलामी। दूसरा है अधिक जनसंख्या। हम सभी जानते हैं भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है। जितने हमारे संसाधन हैं उनकी तुलना में हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए जब लोगों के पास साधन की बात आती है तो बहुत सारे लोग उन साधनों से वंचित रह जाते हैं, जिससे हमारे देश में निर्धनता बढ़ी है। तीसरा है रोजगार की कमी। सरकार उतनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाती है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पाती है जितनी लोगों को आवश्यकता होती है। इस वजह से भारत में निर्धनता लगातार बढ़ रही है। इसमें अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो लोग अशिक्षित हैं वो रोजगार के अन्य अवसर नहीं तलाश पाते हैं, इसलिए वे निर्धन रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं निर्धनता को रोकने के उपाय की। तो सरकार ने निर्धनता को रोकने के लिए कुछ उपाय किए हैं जिनकी हम अब चर्चा करेंगे। अब हम यह देखेंगे कि इस निर्धनता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। निर्धनता को दूर करने के जो उपाय हैं हम उनको दो वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि। सरकार ऐसे प्रयास करे जो लोगों को निर्धनता से ऊपर ले जाएं, निर्धनता से दूर करें, जिसमें रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जाएं, नए उद्योग लगाए जाएं या ऐसे कार्य किए जाएं जिससे लोगों को रोजगार के अवसर अधिक मिले। दूसरे हैं लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय। जो लोग निर्धन हैं उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, कैसे उनकी निर्धनता को दूर किया जाए, इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मनरेगा। मनरेगा को हम काम का अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम 2005 में आया था, जिसके अनुसार सरकार ग्रामीण या शहरी निर्धन लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। यदि वह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है तो जितने दिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है उतनी मजदूरी लोगों को भत्ते के तौर पर दी जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। सरकार ने एक कोष बनाया हुआ है। जो व्यक्ति रोजगार करना चाहता है सरकार उसको राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देती है। ऐसे ही राज्य स्तर कोष राज्य सरकारों ने बनाए हैं, जिन्हें हम राज्य रोजगार गारंटी कोष के नाम से जानते हैं। तीसरा है काम के बदले अनाज योजना। इस योजना का शुभारंभ 2004 में हुआ था। 2004 में भारत के लगभग 150 जिलों में यह योजना लागू की गई थी, जिसमें लोगों को काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनको अनाज दिया जाता था, क्योंकि कई बार लोगों के पास यदि पैसे आ जाते थे तो वह बाजार में उस धनराशि से अनाज नहीं खरीद पाते थे। इसके बाद में आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका शुभारंभ 1993 में किया गया था। 5वें स्थान पर है ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, जो 1995 में लागू की गई थी। छठी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1999 में लागू की गई थी। इसके बाद में है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो सन 2000 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण निर्धनता को दूर करना है, क्योंकि भारत गांव का देश है। भारत की 60 से 70% आबादी आज भी गांव में रहती है।
इसके बाद भी सरकार समय समय पर ऐसे कुछ कार्य करती रहती है जिससे निर्धन लोगों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीण या शहरी निर्धन लोगों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जिसमें निर्धन लोगों को 5 लाख तक का जो इलाज है वह सरकारी या निजी अस्पतालों में फ्री मिलता है। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार जो शहरी और ग्रामीण निर्धन लोग हैं उनके लिए चलाती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। अब हम बात करते हैं निर्धनता को दूर करने में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो हमारे सामने संसाधनों की चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें लोगों को प्रेरित करना होगा कि वे यदि खुद सक्षम हैं तो वे अपने आसपास के गरीब लोगों की भी सहायता करें। यह सहायता उनको धनराशि देने में नहीं बल्कि उनका जीवन स्तर सुधारने में वे कैसे सबल हो सकते हैं इस रूप में दिया जा सकता है। तो आप लोगों का इस पाठ का कार्य यह होगा कि आप एक सूची बनाइए कि जो निर्धन हैं उनकी निर्धनता के क्या कारण हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हैं, आप इनकी भी एक तालिका बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई और ऐसी योजना है जो गरीब लोगों के जीवन को सुधारने के लिए सरकार ने चलाई है, आप उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।